कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ वो हीट में बदल रहा है, वो भी तो एक एनर्जी है ना। तो मेरा वर्क बॉडी को मूव कराने अगर करा रहा हूँ तो एक्सेलरेट करने में गया और कुछ लॉस में गया, वो एक अलग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सही है। फिर से एक ब्लॉक है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ। अगर फोर्स लगा के मैं उसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो मेरा फोर्स दो जगह जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है? अगर बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट करने में जा रहा है, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में जा रहा है। दो जगह जा रहा है ना। अब ये जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रही है। इसमें हर टाइप की एनर्जी को जोड़ दो, हर टाइप की, जितनी टाइप हो सकती है एनर्जी, तो सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एनर्जी क्या रहेगी? ये तो है तुम्हारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और फिर इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि अगर कोई सिस्टम है, ऑन ए सिस्टम, सिस्टम का मतलब ये है कि तुम देख किसको रहे हो, तुम एनालाइज किसको कर रहे हो, तुम एक मास को कर रहे हो, सिस्टम में दो मास है तो दोनों कर रहे हो, केवल एक मास को कर रहे हो, किसको किसको तुमने सिस्टम माना, यानी हम किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। सही है। तो ऑन ए सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और बाकी सब जो फोर्स लग रहे हैं वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव नहीं है बल्कि, है ना, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट। बस ये बात। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ये मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सही है। अगर किसी सिस्टम में कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आया? ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इसकी कंडीशंस तुम्हें याद होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात आती है सिस्टम की, तो हम जरा सिस्टम पे देख लेते हैं। ये छोटी सी बात समझ में आई? तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए पहला पॉइंट जिस पे तुम फोकस करोगे कौन होगा बताओ? सिस्टम पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे? सिस्टम पे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए किस पे फोकस करोगे? सिस्टम पे। क्या मतलब है? जैसे ये एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, एक और ब्लॉक है। अगर तुम देखो कि अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग क्या है? कंप्रेस्ड। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये स्प्रिंग इस पे भी फोर्स लगा रही है kx, और कंप्रेस्ड है तो इधर भी फोर्स लगाएगी kx, लगाएगी कि नहीं? तो अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये अगर सिस्टम है, अगर इसको मैं सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम के लिए kx जो फोर्स है वो इंटरनल है। kx फोर्स क्या है? इंटरनल है। इस सिस्टम के लिए देख लो, वो kx जो है फोर्स इंटरनल है। क्यों इंटरनल है? जितना इस पे लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही इस पे लग रहा है, इक्विवेलेंट अपोजिट लग रहा है। समझ गया कैसा फोर्स है वो? तो इंटरनल फोर्स सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, यानी
ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई? ये पूरा सिस्टम मान लिया, पूरा सिस्टम मान लिया, तो ये इंटरनल फोर्स है, और अगर ये इंटरनल फोर्स है तो ओवरऑल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। सुनाई दिया? समझा पाया हूं क्या ये लाइन? लेकिन अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया, केवल इसको M1 को सिस्टम मान लिया, अगर मैं इसको सिस्टम मानूंगा, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, Kx विल बी इंटरनल फोर्स, और उस केस में मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट। क्या करूं? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट। फिर से सुनो, सब लोग सुनो, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, वो सही, वो अपने आप में जो टाइम में पढ़ के आया वो अलग है। और उसमें कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? सारी एनर्जी, सारी मतलब जितनी हो सकती है सब, इवन मैकेनिकल मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लेवल पे भी है इन्वॉल्व। सही है? उस कंडीशन में मास भी एनर्जी हो जाएगी, एक तरह से समझ लो। उस कंडीशन में हम मास को भी क्या मान लेंगे? एनर्जी। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलके बनती है, काइनेटिक प्लस, और ये कहता है, स्टेटमेंट इसका है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है अगर, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हीट में चेंज करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन क्या करेगा? हीट में चेंज करेगा, हीट में चेंज करेगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में से कुछ तो कम हो जाएगा, लॉस हो सकता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा है। सही है? तो अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी। सुना? दिमाग में पहले घुसाओ, फिर देखते हैं कि करके कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? अब प्रॉब्लम आती है कि एक्सटर्नल फोर्स कहते किसको है, इंटरनल फोर्स कहते किसको है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। तो एक एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक दो मासेस को एक स्प्रिंग से जोड़ दूं और पूरे को एक सिस्टम मानूं, पूरे को M1 M2 प्लस स्प्रिंग पूरे को, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, अगर स्प्रिंग का कोई फोर्स है तो वो फोर्स इसको धक्का देगा तो इसको धक्का देगा, यही कहो कि उसको एनर्जी जो देगा कन्वर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम कर रहा है इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है। इंटरनल फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहता है सिस्टम में, जैसे टेंशन, रिएक्शन, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। सही है? तो ये कभी भी पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं डालेगा, यानी इस पूरे को सिस्टम माने तो ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम किसको मानते हैं? आगे कोलिजन में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं सिस्टम पे, तो सिस्टम मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली चीज है ये। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे को सिस्टम मानूं तो ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा kx इधर और kx इधर, ये इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। उस कंडीशन में पूरे के पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, पूरे सिस्टम। सुनाई दिया? ये हो गया एक। लेकिन अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, अब सिस्टम हम किसको माने? आपकी मर्जी, आपको क्या निकालना उसके हिसाब से आप सिस्टम मानो। हमने क्या देखा था न्यूटन लॉ में? पूरे को देखो, पार्ट को देखो, वो तो ऐसी रिक्वायरमेंट थी। पूरे को देखा एक सिस्टम, फिर पार्ट को देखा दूसरा सिस्टम, दो सिस्टम अलग अलग मान के आंसर निकाल रहे थे। ऐसे ये भी पूरे को देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कौन सा आसान कर रहा है क्वेश्चन को, या और पार्ट को देख लो, ऐसे ही तो है। तो जब इसको देखोगे तो यही फोर्स एक्सटर्नल रहेगा, यानी सिस्टम से बाहर से आ रहा है वो, जबकि ये पूरे को देखोगे तो ये सिस्टम से बाहर से कोई फोर्स नहीं है। सिस्टम के बाहर से जो भी फोर्स है वो बैलेंस्ड है, mg रिएक्शन वो बैलेंस्ड है। सुनाई दिया? इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं है, अगर ये पूरा सिस्टम माने तो mg है तो वो रिएक्शन से बैलेंस्ड है,
बैलेंस है, और जो अंदर है वो क्या है, वो अंदर ही है, वो बाहर नहीं लग रहा है, तो वो इंटरनल हो गया। सुनाई दिया? तो ऐसे ही, लेकिन ये सिस्टम अगर मानेंगे सिस्टम 2, तो उस कंडीशन में यही के एक्स जो वहां पे इंटरनल था, अब ये के एक्स क्या है, एक्सटर्नल है, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर का है या बाहर से आ रहा है। और ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बताइए सही है? तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब, एक तो पॉइंट समझ में आ गया सिस्टम का। दूसरा दूसरा अगर मैं कहता हूं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये। तो कोई बोले कि इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा कि नहीं, इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा कि नहीं, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा कि नहीं? अरे मैकेनिकल एनर्जी दोनों के सम को चेंज नहीं करेगा, इन दोनों को चेंज कर सकता है। सुनाई दिया? इंटरनल फोर्स क्या करेगा, आपस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं करेगा, ओवरऑल कोई चेंज नहीं करेगा। ओवरऑल मतलब समझ गए ना? मेरी बात समझ में आई कि बच्चों? हाँ, आपस में चेंज हो सकता है, ठीक है? तो ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन 9th वाला आपका, ये अर्थ है और ये एक मास है, यही था ना? और हमें प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट, 9th में किया था ना? मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं मान रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा वेरी करा रहा हूँ। ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो जीएमई में पनार लगाना पड़ जाएगा, याद है सबको? और हाइट कम है तो एमजीएच लगता है ना? तो बताओ, अगर सरफेस है इसकी एनर्जी एच है, अरे हाइट एक ही तो है, चलो। तो बताओ इस समय अगर यहाँ से छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही टोटल एनर्जी, चलो बताओ कितनी हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, सबको याद है ना? अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ जो 10th वाली है चीज, कुछ और के लिए पढ़ा रहा हूँ। वी कितना है, √2 GH। मान लो ये हाइट h है, सरफेस से ले रहे हैं, तो √2 GH माइनस h, यही है ना वेलोसिटी? बोलो बच्चों। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अभी भी ये कितनी है, तुम समझ रहे हो, वही एम जी एच है, और नेचुरल है, ये 9th वाली चीज है। एच हाइट गिर गया तो वेलोसिटी √2 GH हो जाएगी, एच हाइट गिर गया तो वेलोसिटी √2 GH हो जाएगी ना? और अब टोटल एनर्जी तुम निकालोगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा और काइनेटिक हाफ एम स्क्वायर हो जाएगी ना, मतलब एम जी एच हो जाएगी। तुम देखोगे कि हर समय में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, और यहाँ बात हो रही है एक मास की, और एक मास की बात हो रही है, तो क्या लगता है ये जो फोर्स है ये एम जी, वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल है। ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल है ना, तो एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है? बोलो, शांत मत बैठो। अगर ये फोर्स एक्सटर्नल है तो एनर्जी कंजर्व कैसे हो रही है? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर ये एक्सटर्नल है तो एनर्जी कंजर्व कैसे पढ़ रहे हैं 9 से? पढ़ा तो यही रहे,
लाइन से, तो कैसे? बोलो बोलो बोलो। तो फिर अब सोच लेते हैं, दोनों के एक साथ लेके देखते हैं। समझ गए? इस सिस्टम के लिए बात करते हैं। मैं एक बार बता चुका हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, एक बार बता चुका हूँ थोड़ा सा। क्या होता है ऐसे केस में जब बाहरी फोर्स नहीं होता, जब बाहरी फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट ना। जब फोर्स ना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। और फोर्स नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होने का मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। अगर वो जीरो है तो dp बाई dt जीरो, और dp बाई dt जीरो मतलब p क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई बाहरी फोर्स है क्या? दोनों के एक साथ मान ले तो जो भी फोर्स इंटरनल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे F एक्सटर्नल क्या है बच्चों? जीरो। तो मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो किसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? दोनों का ना। यानी p ऑफ मास प्लस p ऑफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बच्चों? मोमेंटम ऑफ मास प्लस मोमेंटम ऑफ अर्थ विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो मास का मोमेंटम होगा वही अर्थ का भी मोमेंटम होगा, माइनस टाइम्स। अरे होगा ना। और अगर वो होगा तो उसको मैं p लेट कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड में दोनों को, मॉड उसका, सुनाई दिया? इसके मॉड को मैं कितना लेट कर लेता हूँ? p। सही है। और मोमेंटम अगर तुम्हें पता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ कितना होगा? अरे हाफ एम स्क्वायर होता है, लेकिन मैं तो मोमेंटम के टर्म में चाहता हूँ। तो कितना हो गया? p स्क्वायर बाई 2m, यही हुआ ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ ये हुआ, तो उसका मास कितना हो जाएगा? नीचे। और तुम्हें याद है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या कुछ इसके आगे? कोई तो बताएगा। ये मास कितना होता है? 10 की पावर 24 के रेंज का होता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 10 की पावर 24 के रेंज का। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 24। तो ये वैल्यू बहुत 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 कम हो जाएगी, और इतना कम हो जाएगी कि जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कम है। मेरी बात समझ में? इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, यही तो देखते हैं ना। इसमें ये क्या होता है? में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल होता है। सुना क्या सबने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ क्या हो जाता है? समझ गए? इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज होते हुए भी उसको नेग्लेक्ट करके इतना छोटा मान लेते कि वो नेग्लिजिबल है। और दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये चले चाहे ये चले, फर्क क्या पड़ता? हम तो टोटल मान रहे हैं कि एच चला। अब ये एच कौन चला? ये चला कि ये चला? दोनों का रिलेटिव चला। क्या चला? हाँ, ये अर्थ है, ऊपर एच हाइट है, अब एच कम हो गया, तो कौन चला? मैंने कब बोला कि ये चला? मैंने कहा दोनों के बीच की दूरी एच कम हो गई।
यानी पोटेंशियल एनर्जी में हम दोनों को ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? इसलिए समझ में आया सबको? इसलिए जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर सिस्टम लगाऊंगा, ये पढ़ा वढ़ा नहीं रहा, डिस्कशन है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि कब किस चीज से रिजल्ट कुछ निकाल के अपने दिमाग में बैठाए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि मैंने कल बताया था पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, मिलके क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ तो क्या है? इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में किसका ले लेंगे? मास का, किसी एक का। भाई सिस्टम में दोनों, जैसे अर्थ मास सिस्टम है तो एक चार्ज Q1 को दूसरे चार्ज से इन्फिनिटी से आर तक ले आओगे तो भी एनर्जी के Q1 Q2 ओपन आ रही रहेगी, और उसको वहां रख के इसको इन्फिनिटी से लाओगे तो भी उतना ही रहेगी। यानी किसको मूव करा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पे मूव करेगा, फर्क पड़ेगा, सही ना? यानी ये जो है तुम किसी मास की बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आई? और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। और हमने इसी का यूज किया ना, तो तुम्हें समझ में आया कि हम सिस्टम के नाम पे एक मास का क्यों यूज कर रहे हैं? केवल यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन दूर तक ये बच्चों के दिमाग में कचड़ा डाल देता है कि हमने तो मास का यूज किया था, मास की एनर्जी कंजर्व कर ली थी, ये सिस्टम कहाँ से आ गया? 9th में तो हमें किसी ने नहीं बताई। हमेशा सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। एक मास की नहीं, एक मास की है तो वो सिस्टम होगा फिर। तो वो कंफ्यूजन हमें कई बार गलत का क्वेश्चन, गलत कॉन्सेप्ट लगाने पे के लिए रास्ता देता है, वो गलत, वो नहीं होना चाहिए। क्या मैं सिखा पाया कुछ? बोलो बच्चों, सिखा पाया हूँ? प्रॉब्लम है क्या कुछ? समझ में आ रहा है? क्या सिखा रहा था इतनी देर से? मैं सिखा क्या रहा था? ये सारी बातें किस बात की कर रहे हैं बच्चों? ये बात कर रहा हूँ जो स्टेटमेंट है उसकी, और फिर उस स्टेटमेंट को कंफ्यूज करने के लिए एक 9th में गधेपंथी की गई थी उसकी। या तो ना पढ़ा था वहां पे, लेकिन इसके कारण जो 9th में घुसा हुआ है दिमाग में, अगर किसी ने अच्छा पढ़ लिया तो, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात, सही है। किसी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उसके दिमाग में घुस जाएगा कि ये इसकी एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है। गलत है वो, इसकी नहीं रहती है, पूरे सिस्टम की रहती है। समझ गए? क्योंकि इसमें ये mg एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा फोर्स है? और एक्सटर्नल फोर्स है तो कंजर्व कैसे रहेगा? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें वो समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई करें? चलो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं। शुरू हो गए लोग, जग गए कंपनी वाले। देखना, हम कुछ अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप की बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन की एक पूरा टाइप है, तो मैं क्या कर लूँ? इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, एक नाम तो नहीं दिया मैंने, या चलो दे सकते हैं, टू मास सिस्टम। टू मास सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट जो हमें पड़ेगी वो पहली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दोनों की रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल के लिए पहला, अगेन एक मास ये है और एक मास ये है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है और x क्या है? कंप्रेशन। एक्सपेंशन नहीं हो तो चलेगा, या तो कंप्रेस्ड या एक्सपैंड चलेगा, दोनों। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है ना। ये मास m1 है, ये मास
कंप्रेस कंडीशन से छोड़ दिया, कंप्रेस करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी टाइम पे दोनों की एनर्जी कितनी होगी, किसी टाइम पे दोनों की एनर्जी कितनी, मासेस की एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अगर कंप्रेस करके हमने छोड़ दिया तो मान लो अभी ये कंप्रेशन कितना है, x 1 कर देते हैं, और बाद में थोड़ा और एक्सपेंड कर गया, अब इसका कंप्रेशन x2, मैंने स्प्रिंग को दबाया था, कितना कंप्रेस था, x1, अब छोड़ दिया, कितना कंप्रेस है, x2, या नहीं भी कंप्रेस हो सकता है, बात की बात है, x को 0 भी रख सकते हो जैसी रिक्वायरमेंट। मेरी बात समझ में? तो हमें चाहिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी या दोनों का मोमेंटम, समझ गए? क्या चाहिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों का मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड मोमेंटम ऑफ मासेस, या वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो हो गया ये। तो सबसे पहले क्या करूं बच्चों, वही करो जो सिखाया है, बोलो क्या किया, सिस्टम मान लिया, इसको सिस्टम लेट कर लिया। अगर उसको सिस्टम लेट कर लिया तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी पहले का मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी बाद का, क्यों? क्योंकि कोई बाहरी फोर्स है ही नहीं, बाहरी फोर्स तो है ही नहीं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, क्योंकि कोई बाहरी फोर्स नहीं। ठीक है, चलो मैकेनिकल एनर्जी पहले का बताओ, काइनेटिक कितना है, 0, और पोटेंशियल कितना है सिस्टम का, हाँ k x1 का स्क्वायर, यही ना? और बाद में क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चलने लगेगा कुछ वेलोसिटी से? अरे बोलो, इसका मोमेंटम मान लो कितना है, p1, इसका मोमेंटम कितना है, p2, यहाँ पे शुरू में मोमेंटम कितना था, 0 था ना, क्योंकि रुका हुआ था। तो यहाँ पे मोमेंटम p1 p2 था, 0 था, यहाँ पे p1 p2। तो बताओ ये क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पहले का, और ये क्या लिखना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बाद का। तो बताओ हाफ m x2 का स्क्वायर, क्योंकि नया कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस होकर नई जगह हो गई, पहले हाफ के x1 का स्क्वायर एनर्जी था, अब हाफ के x2 के स्क्वायर की एनर्जी, या पहले ये है अब ये है ना? और साथ में क्या क्या है, काइनेटिक भी है। अरे भाई पूरे सिस्टम की पोटेंशियल और पूरे सिस्टम की काइनेटिक हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसकी काइनेटिक कितनी थी, 0, उसकी काइनेटिक कितनी, 0, पोटेंशियल कितना था ये। अब बाद में इसकी काइनेटिक कितनी थी वो लिखना है, इसकी काइनेटिक कितनी थी वो लिखना है, इसका पोटेंशियल कितना वो लिख लिया। तो इसकी काइनेटिक बताओ, p1 का स्क्वायर अपॉन 2m, p1 का स्क्वायर अपॉन 2m, और उसका बताओ, सही है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेशन 1, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो गया, इक्वेशन 1। अरे कुछ समझ में आया? ओके, तो अगला बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही तो लगाना है, क्या लगाना है, ये मेथड बता रहा इसलिए बड़ा दिख रहा है, छोटा है ये,
दिमाग रखना है ना कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, तो फट से लगा दिया ये वाला, सही है। तो कंजर्वेशन मोमेंट, कंजर्वेशन क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेशन मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अगेन एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैंने बोला था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और फोर्स नहीं है तो dp by dt कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट, अरे dp by dt जीरो तो p कांस्टेंट। अरे मेरी बात समझ में आई, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, है ना। बोरिंग हो रही है क्लास आज की, समझ गई है, बताइए। तो अगर ऐसा है तो मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना था, p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल मोमेंटम दोनों मिलकर कितना था, जीरो, चल ही नहीं रहा था। और बाद में कितना था, एक का p1 है और दूसरा कितना है p2, अरे है ना, मिलके क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब ये तो पक्का है कि p1 विल बी इक्वल टू माइनस p2, यानी एक का मोमेंटम दूसरे के माइनस टाइम से और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो क्या मैं p1 के मॉड को और p2 के मॉड को इक्वल मान सकता हूँ, हाँ। उसको क्या मान लिया मैंने, p। ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम, आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, आ जाएगा ना। ये इक्वेशन 2 है, क्या इक्वेशन 2, तो 1 वो है 2 ये, दोनों सॉल्व कर लेना है। आगे से इतना थोड़ी करना है, मैं तो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो ये सब है। हाँ, प्रिकॉशन क्या लेना है, सिस्टम क्या है, एक्सटर्नल है कि नहीं, इंटरनल है कि सारे इंटरनल है, कहीं गलत सिस्टम तो नहीं ले रहा हूँ, इस टाइप की छोटी छोटी बातें करनी है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, तो मैं कहने जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, सुनाई दिया। चल अब यहां से उठा के रख दो, सेम है ना। तो रखने के बाद क्या आया ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल था ना, पार्टिकल जीरो था, और बाद में क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और पी कॉमन ले लो, टू मास सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, p1 p2 सेम है ना। अरे बोलो बच्चों, ये कुछ पहचानी हुई चीज दिख रही है, दिख रही है क्या, बोलो बच्चों। तो p इनिशियल माइनस p फाइनल इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m इक्विवेलेंट टाइप कर सकते हो, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, यही ना। इसको हम रिड्यूस मास कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई m इक्विवेलेंट इज 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, ये रिड्यूस्ड मास है। यानी दो सिस्टम में कई जगह जहाँ भी दो सिस्टम होगा वहाँ पे तुम देखोगे ये आ जाता है घूम फिर के, सही ना। तो ये हो गया तुम्हारा रिड्यूस्ड मास, और ये तो तुम जानते हो, यानी कुल मिला क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बस मास की जगह पे क्या लेना है, रिड्यूस्ड मास। अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बस ये है क्या, रिड्यूस, बस मास की जगह पे रिड्यूस मास है, एक मास नहीं है ना, एक से ज्यादा मास है, तो इफेक्टिवली हम इतना मान सकते हैं। क्या ये समझ में आया, बोलो बच्चों, बहुत काम की जाएगी, समझ लें, ठीक। तो अगर मैं इसमें लगा दूं तो p इनिशियल कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाफ के x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू 2m e, यही ना, का क्या रूट, यही ना, इक्वल टू p, और p से तुम v1 निकालना चाहते हो a1 v1 कर दो उसको, और v2 निकालना चाहते हो तो m2 v2 कर दो, जो निकालना चाहते हो उसे डिवाइड कर दो अपना, v1 v2 निकल जाएगा। सुना के सबने, तो मोमेंटम भी आ गया, और कुछ चाहिए तो और आ जाएगा, क्योंकि p तो सेम है दोनों का। स्टोरी क्लियर एकदम, बोलो बच्चों। ये एक चार्ज है q1, कहता नहीं, यहाँ पे एक चार्ज है q2, इनके बीच की दूरी कितनी है r1, मैंने फ्रीली छोड़ दिया, पॉइंट मास है मान लो,
फ्रीली छोड़ दिया, थोड़ी देर में इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, r2, उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, r2। तो भाई इसका मास 1 है m1, इसका मास 2 है, हमें मोमेंटम चाहिए उसका, तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल अगर नहीं है तो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही ना, बोलो बच्चों। तो यहाँ पे क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके ऐसे ही था ना। यहाँ पे क्या था, P इनिशियल माइनस P फाइनल, P फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, और यहाँ पे क्या आया था, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये माइनस साइन हो जाएगा इस तरह, इसका मतलब, तो अब उसका रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू चेंज काइनेटिक, इनिशियल 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, कि P स्क्वायर अपॉन 2 m इक्वलेंट। अब मेरी बात समझ में, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें आती है तो काम खत्म, सही ना। तो कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को आती है, जिनको नहीं आती उनको मैंने पढ़ाया, उनको भी आ जाएगी अगर दिमाग लगाएंगे तो। क्या मैंने वर्ड निकाला था, याद करो, इलेक्ट्रिसिटी में इन्फिनिटी से लाने पे, के क्यू क्यू इन्फिनिटी से लाने पे कहीं पे आर था ना, अब ये कहाँ पे चाहिए, 1 पे, कहाँ पे चाहिए, तो R1 हो जाएगा। यहाँ पे किस में चाहिए, 2 पे, अरे बोलो यही तो होगा, मस्ट बी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। बोलो बच्चों, क्या मैं बताऊं या इसके आगे हो जाएगा ना, अरे P निकाल है, निकल जाए, सुने क्या, सुने क्या, ये लो, यहाँ पे एक मास है, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, फ्रिक्शन उक्शन नहीं है, ध्यान से रखना। अभी मैंने कहा कंजर्वेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग, सही ना। ये जब नीचे यहाँ पे आ जाएगा, चलो आसान कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत होगी, ये इंक्लाइन है ना, ये थोड़ा ऐसे है, चलो असल में आके वहाँ पे तड़ाम होगा ना, वैसा नहीं चाहिए, स्मूथ है। क्या करने के लिए स्मूथ है, जैसे कि ये चुपचाप चला जाए बिना एनर्जी लॉस के, सही है। तो बताओ, जब दोनों मास से सेपरेट हो जाएंगे तो मोमेंटम या वेलोसिटी, तो फाइंड वेलोसिटी व्हेन दे विल फॉर अवे, दूर हो जाएंगे तो, दूर मतलब एक दूसरे से दूर, सही है। तो क्या होगा बच्चों, इस समय पोटेंशियल एनर्जी mgh, सही ना। फाइनल क्या होगी, 0, यही दोनों को मिलेगा, यानी P स्क्वायर बाई, देखो समझे क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही दोनों को मिल जाएगी, सुनाई दे रहा है, ये क्यों बना दिया, ऐसा समझ में आ रहा है, हाँ समझो, ये क्यों बना दिया, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होगा तो यहाँ पे टकरा के एनर्जी लूज करेगा, करेगा ना, और नहीं करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे, क्यों, ये जा रहा होगा ऐसे और ये जा रहा होगा ऐसे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। हमने जो लगाया है वो तब लगेगा जब मोमेंटम इधर और इधर हो, तभी तो इनिशियल 0 और फाइनल है ना। अगर तुम्हें इंक्लाइन चाहिए तो फिर मोमेंटम लेके P का cos थीटा जो है इसके P के बराबर होगा, या sin थीटा जो भी होगा, तो फिर से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कर लेते चाहो तो। अभी ये समझ में है सबको। अगर मान लो वो इंक्लाइन जैसा मैंने बोला वैसा नहीं है, ऐसा है, सही है, ऐसा है तो एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बच्चों, क्या लगता है, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, क्या लगता है वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, क्या वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वाई में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि वाई में एक्सटर्नल फोर्स कौन है, mg। अगर मैं इसको दोनों को सिस्टम मान लूं
तो y में जो फोर्स है वो कौन है, mg, और mg है तो मोमेंटम कंजर्व y में नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स अगर है तो मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। सुनाई दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। सही है, लेकिन x में तो चेंज हो, x में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इन x विल बी कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स इन x विल बी 0 बट नॉट इन y। तो जब ये जस्ट यहाँ पे डिटैच होने वाला होगा मान लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो p इनिशियल कितना था बच्चों, जब दोनों को ऐसे छोड़ा गया तो p इनिशियल कितना था, है ना, और p फाइनल बताओ इसका मोमेंटम mv एस p मान लें क्या, इसका मोमेंटम p मान लेते हैं, या p1 मान लेते हैं, इसका कितना मान लेते हैं p2, बोलो बच्चों, तो क्या करोगे, p1 का cos थीटा माइनस p2 मस्ट बी इक्वल टू 0। x में ना ये टोटल मोमेंटम है चला आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए x में, क्यों, क्योंकि मुझे x में मोमेंटम कंजर्व करना, y में नहीं है कंजर्व। सुनाई दिया, तो बस थोड़ा चेंज हो गया पहले और इसमें, देखो ये cos थीटा आ गया, पहले p1 इक्वल टू p2 आता था, अब cos थीटा आ गया। बोलो बच्चों, मुश्किल है क्या कुछ, और एनर्जी तो वही चेंज हो रही है mgh, भाई हाइट h है तो एनर्जी में कोई चेंज आया क्या, बोलो बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 है, तो p2 विल बी इक्वल टू p1 का cos थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पूरे को सिस्टम मान लिया है ध्यान से, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है mgh, फाइनल एनर्जी कितनी है 0, यही ना, कौन सी वाली, पोटेंशियल वाली, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, यही ना, माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स से पहले लिखते हैं ना फाइनल, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, शुरू में काइनेटिक कितनी है 0, और बाद में मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं। हाफ वी स्क्वायर के टर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन हमारे पास मोमेंटम के टर्म में है, तो वी के टर्म में क्यों लाए, पहले पी निकालेंगे फिर हो जाएगा। सुना क्या सबने, यानी P1 को अगर P मान लूं तो P2 कितना हो जाएगा बच्चों, P cos थीटा, अरे P1 को P मान लो, P1 को P मान लो तो P2 कितना हो जाएगा, मिलेगा ना, यही रखते ना हमें यहाँ पे। चलो बताओ, तो पहले का मोमेंटम बताओ, मोमेंटम बताओ, पहले का मोमेंटम मतलब टोटल एनर्जी ना, अरे इनिशियल तो 0 ही है, फर्स्ट मास का बाद में मोमेंटम बताओ, अरे मोमेंटम कर एनर्जी बताओ, फर्स्ट मास का बाद में एनर्जी बताओ, अरे p स्क्वायर बाई 2m1, टोटल एनर्जी लेंगे ना, एनर्जी थोड़ी x वाला लेंगे, एनर्जी कौन सा लेंगे टोटल, और वो कितने से चला आ रहा है v1 से, सुनाई दिया, कितने से चला आ रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं सोच रहा हूँ, जब वो नीचे गिरने वाला है तो इसका एनर्जी ये है ना, मेरे ख्याल से कोई गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन ये वेलोसिटी कहाँ से है, किसके ऊपर है, ये वेलोसिटी, हाँ वो मोमेंटम तो ग्राउंड से ही दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो मोमेंटम ये, अगर मोमेंटम हमेशा कंजर्वेशन मोमेंटम मैंने बताया था रॉकेट प्रोपल्सन में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो ये जो लगाया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सही है मोमेंटम, थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों, क्यों भाई इसके ऊपर से ये P1 दिख रहा है ना, इसके ऊपर खड़े होते तो P1 दिखता है ना, ग्राउंड से देखोगे तो ये P1 और ये पीछे जा रहा तो वो भी तो दिखेगा, बोलो बच्चों, हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये पीछे जा रहा है ना पीछे, और ये नीचे जा रहा है, ग्राउंड से थोड़ी दिख रहा है ऐसा, ये रुकेगा तब ना ग्राउंड से ऐसा दिखेगा, नीचे देख रहे हैं तो ये में से ये माइनस भी तो होगा, बोलो बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो गई है मुझे लग रहा है, कहीं से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे। P1 की डायरेक्शन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन लिए हो, ग्राउंड से तुम्हें अलोंग इंक्लाइंड प्लेन दिखेगा क्या, इसका मतलब ये P1 रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं लिया तुमने,
अरे जैसे हम लोग रिवर प्रॉब्लम मैंने बताया था कि कहाँ से देखा तुमने, तो तुम बता रहे थे कि सर किनारे से देखा और ट्रेन में अंदर बैठ के देखा, यानी हमारा दिमाग अपने आप कोई एक रेफरेंस टेबल ले लेता है। तो ये P1 कहाँ से ले लिया हम लोगों ने? P1 इंक्लाइन से ले लिया। जब भी कंजेशन मोमेंटम लगाते हैं हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? हमेशा कहाँ से देखेंगे मोमेंटम? ग्राउंड से देखेंगे। तो जब ग्राउंड से देखेंगे तो मुझे लगता है कि x में मोमेंटम हो जाएगा P1 का cos थीटा माइनस P2। ये किसका हो जाएगा? हाँ मतलब ऐसा कुछ। रुको, ये मैंने गलत कर दिया बच्चों, सॉरी, है ना, एकदम गलत है, पक्का है। वैसे तुम देख लेना एक बार, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो कहा वो उस समय ध्यान नहीं दिया। देखो ये P1 मानो, यहाँ पे वेलोसिटी V मान लो, इसकी वेलोसिटी कितनी मान लो? V1, और इसकी वेलोसिटी कितनी मानोगे? V2। P से काम नहीं बनेगा क्योंकि मास भी इन्वॉल्व है ना, ठीक है ना। तो उसका कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, लेकिन फाइनल मोमेंटम 1 का बताओ, कौन बताएगा? 1 का m1 v1 का cos थीटा माइनस v2। क्यों? बस ये पीछे भागा जा रहा है। अरे याद है एक्सेलरेशन में हमने कंस्ट्रेंट मोशन में कुछ किए हैं कि इसके ऊपर ये जा रहा है ऐसे और साथ में जा रहा है ऐसे, तो रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो ये किधर की तरफ है? इधर की तरफ है v1, और ये इधर पीछे की तरफ है कितना? v2। तो ग्राउंड से देखने पे v1 का cos थीटा माइनस v2 नहीं दिखेगा? बोलो। हाँ, ये सही है। माइनस m2 v2, m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू, हाँ बस हो गया, इक्वल टू 0 तो है ही उधर, सुनाई दिया? ये होगा, समझ लो। क्या गड़बड़ कर दिया था हम लोगों ने अचानक जल्दी से? विद रिस्पेक्ट टू वेज ले लिया था, जबकि कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज करती है। सही है, अब काम बन जाएगा। तो अब बताओ क्या लग रहा है? ये साइड कर दो, m2 v2, m2 v2, m2 v2, तो m2 v2 को p2 मान लिया ना। अब छोड़ दो, मतलब मोमेंटम से नहीं होगा, इससे होगा। सही है, अब कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, ऐसे ही आएगा बच्चों। ये थोड़ा बड़ा है, मुझे याद आ गया, कभी बहुत पहले किया था ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज समझ में आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में कैसे कितना कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? हाफ हाफ, ठीक है, हाफ m1 पूरी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, क्योंकि जा रहे भले ही ऐसे, तो एनर्जी में तो दोनों लोगे ना, टोटल एनर्जी लोगे ना, कि x का अलग y का अलग लोगे? नहीं, ये टोटल हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m, लेकिन वो v1 कहाँ? फिर से वही, फिर करना पड़ेगा एक बार कचका, जानते क्यों? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि बस मैं ही चिल्ला रहा हूँ? फिर सॉरी, गड़बड़ क्यों हो गया? फिर वही, अरे v1 बार बार दिमाग में आ रहा है कि v1 कहाँ से लिया गया है? वेज से। तो हम काइनेटिक एनर्जी हाफ सी v1 कर देंगे क्या सीधा? नहीं, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे ना, उसकी सारी एनर्जी वेलोसिटी लेंगे ना। तो इसके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस, अब इसका बताओ, हाफ m1 v1 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 cos थीटा माइनस v2 का स्क्वायर। अब जाके सही है, ये पक्का है सही। अरे बोलो, इस पे फिर से एक बार वापस आएंगे, उससे पहले एस सी वर्मा का एक किया हुआ क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये वाला पार्ट अगर किसी को कंफ्यूज कर रहा है, मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, तो बस मुझे यही देखना है कि इसको, मैंने कुछ दिन पहले एक सजेशन दिया था, पीछे तुम सुनो, है ना, पीछे सुन रहे हो तुम? सीधा बैठो पहले। कुछ दिन पहले मैंने एक सजेशन दिया था कि अगर पढ़ना नहीं है, सही है, तो पेरेंट को बता दो। एक ने सजेशन माना है, सही। सब लोग,
तो ये सेम क्वेश्चन एससी बराबर में कैसा किया गया बच्चों, ऐसा देखना। एक मास ये है कैपिटल है और यहाँ पे एक मास है, इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंक दिया उसकी तरफ। एससीबी का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन मोमेंटम का, है ना। तो देख लेना, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ से ये मैंने हम पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये कराते थे, तो इसलिए वहाँ पे ये है। जब ये एकदम ये वर्टिकल हो जाता है तो उसमें जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाते हैं, अभी ये क्या है, वेलोसिटी है, इसका मास m1 है, उसका मास m2 है, और बोल रहा है कि टॉप पॉइंट पे जब ये इससे ऊपर निकल जाएगा, रिलीज कर देगा, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, ऐसा कुछ बोला है। तो बच्चों ये जब आएगा और इसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तो ये और ये के बीच में केवल इंटरनल फोर्स होगा कि नहीं, बोलो कैसा फोर्स होगा, इंटरनल। कैसे, ये ऐसा होगा, तो ये इस पे रिएक्शन लगाएगा और ये इस पे रिएक्शन लगाएगा, तो ये कौन सा फोर्स होगा, केवल इंटरनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। सुनाई दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, इंटरनल। सही। अच्छा, तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो। इस समय कितना है, m1 v, और उस समय, इस समय नहीं, लास्ट टाइम पे यहाँ पे देखते हैं, तो जब यहाँ पे जा रहा होगा तो जरा बताओ, ये मास कुछ ऐसा होगा ना, इस समय छोड़ो, बड़ा नहीं करना चाहता मैं क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे जाएं तो ये एकदम सरफेस पे है, क्या लगता है, इसका एक y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इसका एक x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, और वो इसके x कंपोनेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि तभी तो कांटेक्ट बना हुआ है। बोलो बच्चों, किसी भी टाइम पे दोनों का x कंपोनेंट क्या होगा, सेम, बल्कि सॉरी इस टाइम पे x कंपोनेंट सेम होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कांटेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए, सेम। कांस्टेंट मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। और किसी टाइम पे कौन सी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम, पढ़ा है हम लोगों ने। कांटेक्ट बना के रखने के लिए क्या जरूरी है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या करना है, सेम। सही है। तो इनिशियल मोमेंटम m1 v1, किसी टाइम पे बीच में मोमेंटम चाहे तो लिख सकते cos थीटा sin थीटा करके, लेकिन मुझे केवल चाहिए टॉप पे, इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर वाले को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो अगर इस जगह पे हम मोमेंटम लिखे तो बताओ उस जगह पे मोमेंटम बताओ, x में m1 vx प्लस m2 vx, क्या यही मोमेंटम नहीं होगा, x में ये मोमेंटम किस में लिया, x में, और x में ही कांस्टेंट रहेगा, क्यों, x में फोर्स नहीं है, y में तो है, तो x मोमेंटम मैंने कांस्टेंट कर दिया। देखो तो फिर से x मोमेंटम पहले कितना था, m1 v1, ये रेस्ट पे था, x मोमेंटम वहां पे कितना है, m1 प्लस m2, दोनों vx में जा रहे हैं। सुनाई दिया क्या, एक इक्वेशन ये बन गया तुम्हारा vx में। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्यों, अगेन कोई बाहरी फोर्स नहीं, तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ m1 v² इक्वल टू, अब वहां बताओ सारी एनर्जी बताओ, अगर मैं सारी एनर्जी लिखूं तो हाफ m1 vx का स्क्वायर, हाफ m1 vy का स्क्वायर, हाफ m2 vx का स्क्वायर, प्लस हाफ प्लस m1 g क्या h, सुनाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग मोमेंटम लिखते थे, सोचो, और इस तरह से एनर्जी लिखते थे। एनर्जी लिखने के लिए ग्राउंड से देखने पे उसका एक्स कंपोनेंट कितना है वो अलग ले लो, उसकी काइनेटिक एनर्जी, वाई में अलग ले लो उसकी काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ में आई, इस तरह से हम लोग एनर्जी लिखते थे, यानी ग्राउंड से जो वेलोसिटी दिखेगी उसकी एनर्जी लिखते थे। वो देखो मैंने क्या किया, ग्राउंड से जो वेलोसिटी दिखेगी मैंने उसके बेसिस पे एनर्जी लिख ली, एक्स में अलग वाई में अलग। समझ में आया। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ये ऐसी वर्मा में हम लोग काफी सालों से कराए हैं, और वो एक अच्छा एग्जांपल देता है सीखने के लिए कि हम कैसे जब किसी डायरेक्शन में होता है तो कैसे करते हैं। यानी एक्चुअल में तुम समझो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी, एकदम वैसे ही जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, कहीं भी इसका और इसका रिजल्टेंट होगी। ये वेलोसिटी है ना v1 और इधर वेलोसिटी कितनी है v2, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा कहीं। अगर तुम
रिजल्टेंट के हिसाब से करना चाहो तो इसको कुछ थीटा पे मान लो, अल्फा पे, और v का cos अल्फा और v का sin अल्फा, उसको रख दो, बात वही आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने v1 यहीं पे वेक्टर सम कर लिया। फिर से सुनो, एक वेलोसिटी उसकी इधर जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज है ना, तो क्या देखते हो, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज इज वेलोसिटी ऑफ मास प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, यही ना बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ मास चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, यही चाहिए ना। अब ये दोनों क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज और वेलोसिटी ऑफ वेज का क्या है, वो वेक्टर सम। तो वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज है ना ये v1, और ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ वेज v2 का वेक्टर सम। लेकिन मुझे वेक्टर सम नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों का x और y कंपोनेंट चाहिए जिससे कि मैं कार्टेशियन एनर्जी निकाल लूं। तो मैं इसका, ये एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज का cos थीटा और इधर वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज का sin थीटा ले लूंगा। तो मेरी x में टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना माइनस इतना। समझ में आया सबको? और y में जो आ जाएगी, तो कैसे किया समझ में आ रहा है? इस तरह से किया, थोड़ा ज्यादा टफ हो गया क्वेश्चन, लेकिन तुम समझ रहे हो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा ना ऊपर मैंने क्वेश्चन बदल दिया क्योंकि वो आसान है। क्यों आसान है? यहाँ पे ये जो मोमेंटम है, ये जो भी वेलोसिटी है, जब यहाँ पे आएगी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो केवल और केवल कितना मान ले रहे हैं हम लोग, v1। बीच में क्या हुआ नहीं, मतलब सीधा वहां पे v1 मान लिया और यहाँ पे कितना मान लिया, v2 मान लिया, काम खत्म। साथ साथ दिख रहा है कि दो ही लोग होंगे, दोनों का मोमेंटम x में रहेगा और कहीं रहेगा नहीं, तो इसको p1 मान लिया, इसको p2 मान लिया, काम खत्म। सुनाई दिया? तब तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज। तो अगर तुम्हें ठीक से इसी डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें वो जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा है हमने, वेलोसिटी कहां से देखा है, ग्राउंड से देखा है। अगर ग्राउंड से नहीं देखोगे, रिलेटिव देखोगे, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मुझे याद नहीं, एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी फ्रेम से देखना है वेलोसिटी को, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी वो भी लिखा जा सकता है, सही ना। अभी मैंने कहां से देख लिया, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जैसे हम लोग याद करो स्यूडो फोर्स लगाते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन बिना स्यूडो फोर्स के भी हो सकता है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या स्यूडो फोर्स लगाना है तो भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। ऐसे ही ये जो वेलोसिटी हमने कहां से देखा, ग्राउंड से, तब काइनेटिक एनर्जी लिख ली या टोटल एनर्जी लिख ली। लेकिन इसी को कहां से देखोगे, अगर किसी फ्रेम से देख के लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो। मैंने कहा उसकी जरूरत, मैंने कहा 5 साल पहले एक लड़के ने पूछा था, तब जरूरत पड़ती, और उस लड़के का नाम था, मैंने बोला था अभी कुछ दिन पहले, भूत। लोग उसको भूत कहते थे, तो तुम समझ गए। उसके बाद 5 साल में किसी ने नहीं पूछा मुझसे, तो इसलिए मैं भी भूल गया हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम अगर देखना है तो क्या होगा, सही है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड से देखना तुम्हें आ गया है, आ गया है, ठीक है। ये थोड़ा दिखा, ये आसान दिखा तुम्हें क्वेश्चन। बीच में यहाँ पे अगर कहीं पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी रिस्पेक्ट टू वेज ले लोगे, इसका भी पता है, दोनों का रिजल्टेंट जैसे वहां पे लिया था वैसे ले लोगे, यहाँ पे भी कर लोगे ना। तो बीच में कहीं पूछे तो ये एससीबी का क्वेश्चन है, तुम चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला तो आसान है ना, ये सब आसान है ना, बोलो भाई, है कि नहीं आसान। तो हम 2 मास सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें ये थोड़ा कचरा आ गया, तो कचरे को साफ कर लो, तुम्हारी मर्जी। वाला अगर तुम चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा बढ़िया कचरा है जिसको रखा जा सकता है, तो तुम्हारी मर्जी। वैसे आजकल औकात खत्म हो गई है अच्छे क्वेश्चंस की, क्योंकि टाइम उतना नहीं लगना है, मतलब ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें उतना टाइम नहीं लगाना है, कुछ डायरेक्ट कर लो तो ठीक है, सही ना। तो उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा देख रहे हो अभी उसको सॉल्व करना भी मुश्किल है, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी सॉल्व करना है, देखो उसको। अननोन कितने हैं, v1 और v2 दो अननोन है, और
है तो ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन हो, ये एक बॉम्ब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, M1 में और M2 में, और इस प्रोसेस में ई एनर्जी रिलीज होती है, ई एनर्जी निकलती है ना। जैसे बॉम्ब है फूटता है तो ई एनर्जी निकलती है, और सारी एनर्जी इन्हीं दो को मास को मिलती है, ठीक है ना। तो एनर्जी यही है, एनर्जी रिलीज्ड। और ये सारी एनर्जी हीट रूट में नहीं जाती, सारी एनर्जी मास लेते हैं। तो जो भी एनर्जी है सब के सब मास लेंगे अगर, तो फिर से वही सीधा चेंज इन एनर्जी, यानी जो भी एनर्जी निकली मस्ट बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा ना। m कितना है 1/m1 + 1/m2 1/m इक्वल टू एक लाइन का जो एनर्जी निकला सब। क्लियर है सबको? हो गया ये वाला टाइप। और कोई भी फॉर्म दे देगा, दूसरे एनर्जी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने मैकेनिकल की बात की, ग्रेविटेशन की बात कर सकते हैं। थोड़ा और बढ़ा दूं क्या क्वेश्चन? चलो बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ कराया याद नहीं आ रहा मुझे, वेक्टर में कराया क्या? कहीं कराया। चार्जेस है, 3 चार्ज है, क्या ये 3 चार्ज, इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, और ये कहां पहुंच गए? इन्फिनिटी पे। कहां पहुंच गए? इन्फिनिटी पहुंच गए। तो उनकी एनर्जी बतानी है या मोमेंटम बताना है? फाइंड मोमेंटम ऑफ मासेस एट लार्ज डिस्टेंस या वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो बताओ सेम वही, इस समय एनर्जी देख सकते हो? नहीं देख सकते कोई बात नहीं। फाइनल एनर्जी पोटेंशियल 0 क्योंकि सब के सब इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे। इक्वल टू क्या लगता है, इस सिमेट्रिक है ये, कैसा है? तो किसी टाइम पे इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेम होगा? आइडेंटिकल है ना। क्यों सेम होगा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, और तीन आपस में आइडेंटिकल मोमेंटम मिलके 0 कब होंगे? जब तीन में 120 पे लगेंगे और इक्वल लगेंगे। बोलो तो तीनों का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। और तीनों का मोमेंटम सेम रहेगा तो पी स्क्वायर बाई 2m एक का होगा ना एनर्जी। बोलो भाई तो तीनों की एनर्जी कितनी होगी? कोई दिक्कत? यानी इस समय अगर एनर्जी निकाल पाओ तो काम बन जाएगा। एक लाइन का आंसर है। तुम्हें पता है कि ये सब आने वाले हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। और यू इनिशियल 12th वाले जानते होंगे, बताओ k q1 q2 अपॉन l 3 बार। क्यों 3 बार? पहले इसको रख के एक को लाए तो l के अगेंस्ट काम करना पड़ा, फिर इसको लाए तो 2 के अगेंस्ट काम करना पड़ा, यानी टोटल 3 काम करना पड़ा, है ना। मस्ट बी इक्वल टू 3 p स्क्वायर बाई। कुल मिला के इनिशियल एनर्जी अगर निकालनी आती है तो ये तो मुझे आता ही है, लेकिन वो कहां से आया? मोमेंटम से भी आया। मोमेंटम ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ दे दे तो, अब यहाँ पे एक बदल दे तो, ज्यादा ना चल रहा हो, आराम से। सब बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे अगर ये 2m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, अब कर लोगे ये सेम क्वेश्चन? कैसे करोगे जल्दी से बताओ? क्या लगता है? ये तो सिमेट्रिक ही भागेगा। क्यों? सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक भागेगा। ये किधर भागेगा? ऐसे धक्का मिलेगा इधर से, और ये भी धक्का देगा, तो नहीं पता मैं किधर भागेगा, कहीं तो भागेगा ना। सही है, और ये भी कहीं तो भागेगा। समझ में आए? लेकिन ये सारा जो भी करे, हमें एट लास्ट ये देखना है कि इस मोमेंटम, ये मोमेंटम p1 लेते हैं और ये भी p1 लेते हैं, ये दोनों p1 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? p2। तो p1 का cos थीटा, p1 का cos थीटा मान लो ये थीटा एंगल पे है, तो ये भी कितने एंगल पे होगा? थीटा पे होगा। पता है ना सबको? तो p1 का cos थीटा, p1 का cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और p2 का
में लगा दोगे। अरे मोमेंटम ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग इस क्वेश्चन में? देख लो, मेरे ख्याल से तो मिस नहीं कर रहे। हाँ, एक चीज़ और देनी चाहिए कि फाइनली ये मूव कैसे कर रहा है। मेरे ख्याल से थीटा के बारे में देना पड़ेगा ना भाई। हम रिलेशन P1 और P2 में निकाल सकते हैं, थीटा भी तो अननोन है, तो थीटा के लिए कुछ देगा कि एट लास्ट गया तो कहाँ गया, है ना? सही बच्चों, ठीक हो गए। और कुछ? और तो कुछ, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए? क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के बनते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप समझ में आया? क्या था अभी तक इतनी देर से पढ़े थे? 2 मास 3 मास सिस्टम अगर है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, और मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। उससे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। रहते फिर इतना आज करने के लिए और भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तुम समझ लो। ये एनर्जी तो पूरा ही है, इसका नाम तो कुछ है नहीं। इसका उल्टा चल लेते हैं, जैसे अभी था उसका उल्टा, जैसे एकदम उल्टा, जैसे किसी पत्थर को यहाँ से फेंका, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा? यू वेलोसिटी फेंका तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा? सीधा सा। अगर ये हाइट नेग्लिजिबल है तो, नेग्लिजिबल नहीं है तो अभी जो हमने किया था वो, अरे उल्टा क्वेश्चन है ना। अरे इस समय यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा कि नहीं? वही तो क्वेश्चन है। या अदरवाइज सीधा कर लेते हैं हम लोग, जो कर रहे हैं वो यही तो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। देखना जरा, जब यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी? 0 नहीं, यू थी, वेलोसिटी भी थी ना। तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, मोमेंटम की जरूरत नहीं है, कंजर्वेशन मोमेंटम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि 2 अननोन नहीं है। क्यों 2 अननोन नहीं है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल चेंज होगी, तो बस एक ही अननोन बचा। जब एक अननोन बचा तो हमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं है। समझो आराम से। इसका मतलब कि अगर दोनों मासेस मूवेबल है तो कंजर्वेशन मोमेंटम के बगैर काम नहीं चलेगा। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, दोनों मास एक तरह से, कोई भी इनफाइनाइट मास नहीं था एक, सही है? तो उसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि 2 मासेस थे तो दोनों मूव कर रहे थे, तो 2 अननोन हो गए थे। जबकि यहाँ पे कितने अननोन है? इसका मास इतना ज्यादा है कि इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, फिर केवल एक अननोन है, और जब एक अननोन है तो केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी काम चल जाएगा। तो इस समय काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल काम कर रहा है। तुम लोगों ने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है ना? क्या था ये? जेडी था, यहाँ से मैंने पत्थर फेंका और जाके वापस आ गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है ये? इसमें भी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए थे कि ये बहुत दूर था, तो दूर था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई यही तो था ना। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितना? हाफ एम वी स्क्वायर, और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगी तो के जेड ई, अल्फा पार्टिकल था ना, 4e अपॉन आर मिनिमम, यही था ना। हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चन जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है और आइसोलेटेड सिस्टम लगता है, दिमाग में रख लेना। चलो काम खत्म करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में, जब भी आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहरी फोर्स नहीं है, बाहरी फोर्स नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है
तो हमारे सामने हमारे पास हथियार क्या है जो लगाने के लिए है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक और है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लग जाता है। ये तो इवन तब भी लग जाता है जब फोर्स हो, लेकिन हम उसी फोर्स, जो फोर्स जहां से जा रहा है उसी के वोट एंगल टॉर्क, ये तब लगता है जब टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। अगर फोर्स नहीं है तब तो टॉर्क जीरो होगा ही होगा, लेकिन कई बार फोर्स होते हुए भी टॉर्क जीरो होता है। यानी ये पूरा क्वेश्चन, जैसे तुम लोग वो एंगल उंगल निकालते हो ना, तुम लोग नहीं निकालते हो, मतलब निकाल सकते हैं। एसेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देते हो ना यहाँ से, बोलो। तो इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम लगेगा। मोमेंटम लगाओगे तो लग जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम लगेगा। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा हर समय? कंजर्व। यहाँ से आ रहा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू यहाँ से जब जा रहा है तो इधर का एंगुलर मोमेंटम, तो अब ये आ जाएगा उसमें एक और। यानी जब एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी तो वो भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन तो सेम ही है। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो टॉर्क तो जीरो होगा ही होगा, एक्सटर्नल है ना। और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो का तो मोमेंटम कंजर्वेशन की जब एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आती है वो भी लग जाएगा दिमाग में। ओवरऑल पूरी फिजिक्स के लिए ये तीन एकदम मस्त हथियार है। तुम लोगों ने अगर फिजिकल वेल पढ़ा होगा तो कंजर्वेटिव जो कंजर्वेशन के लॉज हैं उसमें ये तीनों बहुत जबरदस्त है। उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया इन्हीं तीनों से सॉल्व हो रही है, की जा रही है। यानी जहाँ भी सिस्टम में फोर्स जीरो है वहाँ पे ये तीन लगने ही लगने। और सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि टॉर्क जीरो है सेंटर के अबाउट, सन के सेंटर के अबाउट, है ना। तो बहुत सारी जगह